हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 6 दिन शेष बचे हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 के बाद में 6 के बाद में 10 के बाद में 18 के बाद में 34 के बाद में 66 और 66 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 से कितना बन रहा है 6। तो मेरे भाई 4 से 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 10 तो 6 से 10 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 18 तो 10 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 10 और 8 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 34 तो 18 से 34 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो 18 और 16 मिलकर बन जाएगा 34। फिर देखिए 34 से कितना बन रहा है 66 तो मेरे भाई 34 से 66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 के अंदर क्या कर दें +32 कर दें तो 34 और 32 मिलकर बन जाएगा 66। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 66 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +2, उसके बाद में क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +8, उसके बाद में क्या हुआ +16 और उसके बाद में क्या हुआ +32। यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता है कि 66 के बाद में भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हुआ +2, उसके बाद में +4। तो मेरे भाई 2 से 4 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8 तो 4 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 4 का 2 गुना होता है 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 16 तो 8 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 8 का 2 गुना होता है 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 32 तो 16 से 32 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 16 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 16 का 2 गुना होता है
32 है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 32 से अगली संख्या निकालेंगे। तो मेरे भाई 32 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सभी का 2 गुना हुआ है तो 32 का भी हम कर देंगे 2 गुना। तो 32 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 32 का 2 गुना होता है 64, यानी कि 32 के बाद में संख्या प्लस होगी 64। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यदि हम इस 66 के अंदर प्लस 64 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि हम 66 के अंदर क्या कर देंगे, प्लस 64 कर देंगे तो 66 और 64 मिलकर बन जाएगा 130, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 130। अब हमें देखना है कि 130 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 130 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध है 27 के साथ में और 8 का संबंध है 39 के साथ में, उसी प्रकार से 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहां पर पता करना है कि 5 से यहां पर 27 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हमें यहां पर पता करना है कि 8 से यहां पर 39 कैसे बना है। फिर सेम इसी लॉजिक के आधार पर हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए 5 से यहां पर 27 बनाया गया है कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, 5 से 27 बनाने के लिए सबसे पहले तो इस 5 का किया गया है 4 के साथ में गुणा। तो यहां पर देखिए 5 का गुणा 4 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20, और इस 20 के अंदर यहां पर प्लस 7 करके यहां पर लिखा गया है 27, और ध्यान से देखिए 27 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 8 से यहां पर 39 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 8 का हम क्या करेंगे 4 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर बन जाएगा 8 चौक 32, और इस 32 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 7 कर देंगे। तो 32 और 7 मिलकर बन जाएगा 39, और ध्यान से देखिए 39 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 7 के अंदर, और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 7 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 7 चौक 28, और सभी के अंदर प्लस 7 किया गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 28 के अंदर भी प्लस 7 कर देंगे। तो मेरे भाई 28 और 7 मिलकर बन जाएगा
35, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 35। अब हमें देखना है कि संख्या 35 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 35 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी है मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 के बाद में 27 के बाद में 16 के बाद में 125 के बाद में 36 और 36 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 4। तो 4 क्या है, तो मेरे भाई 4 है 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 के बाद में क्या है 27 क्या है, तो मेरे भाई 27 है 3 का क्यूब। इसी प्रकार से देखिए 27 के बाद में 16 क्या है, तो मेरे भाई 16 है 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए 16 के बाद में क्या है 125 क्या है, तो मेरे भाई 125 है 5 का क्यूब। इसी प्रकार से देखिए 125 के बाद में है 36 क्या है, तो मेरे भाई 36 है 6 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 36 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जो ये वाली संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे जो संख्या आई है ये है कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, फिर है उसके बाद में 5 और उसके बाद में है 6, यानी कि कंटिन्यू चल रही है। तो 6 के बाद में क्या आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 के बाद में आ जाएगा 7। अब 7 का स्क्वायर होगा या क्यूब, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हुआ है स्क्वायर, उसके बाद में क्यूब, फिर उसके बाद में स्क्वायर, उसके बाद में क्यूब, फिर उसके बाद में स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 343। अब हमें देखना है कि संख्या 343 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 343 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक खनिज तेल किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में, और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे अधिक खनिज तेल पाया जाता है राजस्थान राज्य में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, और यहीं से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं भारत के असम राज्य में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन रसायन का उपयोग किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अंकिया नाट किस राज्य का लोक नृत्य है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अंकिया नाट किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अंकिया नाट भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस है, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन सी है आर्गन गैस है, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस है आर्गन गैस है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी।
तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन और पेप्सिन, यानी कि 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि गीता रहस्य पुस्तकें किसने लिखी थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2015 में, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2016 में, और ऑप्शन डी है 1 मई 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस सम्राट के शासन काल में माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त के शासनकाल में, और ऑप्शन डी है देवगुप्त के शासनकाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को माना जाता है स्वर्ण युग। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, और ऑप्शन डी है त्वरण। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नागा अर्जुन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी है सिक्किम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर हड्डी, ऑप्शन बी है स्टेप्स हड्डी, ऑप्शन सी है ह्यूमरस हड्डी और ऑप्शन डी है टिबिया हड्डी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स हड्डी, इसी को बोला जाता है स्टेपीज हड्डी। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1915 में, ऑप्शन बी वर्ष 1930 में, ऑप्शन सी वर्ष 1928 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1936 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वर्ष 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है असम। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।